नमस्कार प्यारे बच्चों। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मैं इस संसार का सबसे बुद्धिमान और जीवित प्राणी हूं, और बुद्धिमान इसलिए हूं क्योंकि मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। आज हमारी HSSC की नेक्स्ट क्लास है। HSSC ऑल एग्जाम के नाम से हमने क्लासेस प्रारंभ की हुई है। लगभग 147-48 क्लास हमने बढ़ा दी है। आज से मैथमेटिक्स प्रारंभ करेंगे दोबारा से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन। देखो, सिंप्लीफिकेशन में चूंकि कई टॉपिक है, लेकिन हम संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन का पहले अध्ययन करेंगे। हम संख्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, संख्याओं पर आधारित। इसमें 5 टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन में। देखो, सबसे पहले होता है इंटीजर। इंटीजर होता है, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में प्राकृत संख्याओं का संग्रह होता है, जिनमें सकारात्मक भी संख्याएं होती हैं और नकारात्मक, ऋणात्मक भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। तो यहां 0 से स्टार्ट होती है, राइट साइड में सारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं और ये संख्याएं इन्फिनिटी तक, अनंत तक होती हैं, और इधर सारी माइनस की संख्याएं होती हैं, -1, -2। ये माइनस की जो संख्याएं हैं ये माइनस इन्फिनिटी तक होती हैं। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, सबसे छोटी तुम्हें पूर्ण संख्या पूछी जाए, पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अब सुनो कि माइनस की जितनी बड़ी संख्या होती है, माइनस की 1000, लाख, करोड़, इनसे हमेशा 0 बड़ा होता है, ग्रेटर देन जी। ये ग्रेटर देन, ये जो सिंबल होता है ये बड़ी संख्या की ओर होता है। तो 0 हर माइनस की संख्या से बड़ा होता है, इसलिए 0 एक पूर्ण संख्या है। और 0 की विशेष बात यह होती है कि 0 किसी भी, कोई भी जो संख्या है उसका अंश नहीं होता कभी भी। 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, ना तो माइनस का होता है ना प्लस का होता है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, अब उसके बाद 0 की एक खास बात और होती है कि 0 को हम नोट से डिनोट करते हैं। 0 का जो अन्य नाम होता है, 0 का अन्य नाम होता है नोट, बोलते हैं इसको। और जितनी भी प्राकृत जो संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह होता है उसको Z से निरूपित करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं, Z से निरूपित करते हैं। प्राकृत संख्याओं का जो भी संग्रह होता है उसको Z से निरूपित करते हैं। A0 है, जैसे ये आ गया A0, ये सिंबल आ गया, तो A0 को A नोट कहा जाता है। तो चूंकि ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले एक तो रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि एक तो परिमेय संख्याएं होती हैं और एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एक तो परिमेय संख्याएं होती हैं और एक अपरिमेय संख्या। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी, इनमें से 4 ऑप्शन देंगे, भाई परिमेय संख्या कौन सी है या अपरिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं, और वास्तविक संख्याएं इनको बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनको सिर्फ ये बात
समझो तुम, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नॉट जीरो, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज रेशनल नंबर। कोई भी संख्या 3/5, 7/9, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम न्यूमिरेटर होता है अंश, ऊपर होता है अंश, और डिनोमिनेटर ये होता है हर। तो जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती है। एक विशेष बात, जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं दैट इज रेशनल नंबर, वे सभी परिमेय संख्याएं ही होती है। कैसे? क्योंकि हम किसी के अपॉन 1 कर सकते हैं, किसी के भी अपॉन हम 1 कर सकते हैं। कोई भी, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं अनंत तक जिनको हम नहीं गिन सकते, इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत, जिनको हम नहीं गिन सकते, वे सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। और प्राकृत संख्याओं और एक ऐसी संख्या है जिसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें या किसी के भी अपॉन किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो जो उसकी मूल जो वैल्यू है वो नहीं बदलती, इसलिए एक किसी के अपॉन कर सकते हैं, 2/1 लिखेंगे तो भी इसका मान 2 ही रहेगा, इसलिए दैट इज रेशनल नंबर। प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल निकलता है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, जिन संख्याओं का पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है दैट इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, क्योंकि वो अपॉन 1 तो हम किसी के कर सकते हैं। तो जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल निकल जाता है वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 बातें ध्यान रखनी है। परिमेय संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू नॉट जीरो, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हर जो है ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, जो हर होता है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज परिमेय संख्याएं। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट कंप्लीट निकल जाता है, जिनका पूरा वर्गमूल निकल जाता है, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। और जिनको हम अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते वे इरेशनल नंबर होते हैं। अपरिमेय संख्याएं जिनको हम अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और मोटी बात यह है, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414, वर्गमूल 3 का मान होता है 1.73205, वर्गमूल 5 का मान 2.236, वर्गमूल 6 का मान 2.449, वर्गमूल 2.646, वर्गमूल 8 का मान होता है 2.828 और वर्गमूल 10 का मान होता है 3.165। ये सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या होती हैं जिनका हम वर्गमूल या स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वे सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। अब मोटी बात यह है कि जैसे पाई, अल्फा, ये यूलर संख्या होती है, ये रिक्त समुच्चय फाई होता है, ये सभी अपरिमेय संख्या होती है। पाई चूंकि 22/7 होता है इसका मान, ठीक है, तो 22/7 तो परिमेय हो गई। पाई जो ये सिंबल है ये हमेशा अपरिमेय माने जाते हैं। अपरिमेय जिसका कोई माप ना हो, ठीक है। तो इसमें लिखो कि जो फाई होता है, पाई ये होता है 22/7 3.1415, पॉइंट से आगे एक एक अंक बोला जाता है, 1415 होता है। ई का ये यूलर संख्या होती है 2.718 होता है। उसके बाद फाई का मान होता है 1.618 होता है। क्योंकि इस तरह के मान है ना वो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ लेवल में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम यूलर संख्या बोलते हैं हिंदी में, यूलर संख्या,
ठीक है। और ये फाई है, सेट में आता है, समुच्चय में आता है, इसको हम गोल्डेन बोलते हैं। गोल्डेन, गोल्डेन का मान क्या होता है? तो गोल्डेन का मान ये होता है। यूलर संख्या का मान क्या होता है? ये होता है 2.7। उसके बाद एक होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर होते हैं, और उसके बाद को प्राइम नंबर होते हैं। भाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, और सहभाज्य संख्याएं होती हैं। सहभाज्य देखो, प्राइम नंबर भाज्य और अभाज्य है। संक्षिप्त सी परिभाषा है कि भाज्य संख्या वे होती है जो किसी का भाग जाए, किसी संख्या में किसी तीसरी संख्या का भाग जाए। तीसरी क्यों? क्योंकि खुद का और एक का तो सभी में जाता है। जब किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है तो वहां भाज्य संख्या होती है, और खुद का और एक का तो भाग सभी में जाएगा। जब किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, खुद को और एक को छोड़ के, वो सभी प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2 मानी जाती है। जो अभाज्य संख्या है इनको रूढ़ संख्याएं बोलते हैं, रूढ़ संख्याएं। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं इनको यौगिक संख्याएं बोलते हैं। यौगिक संख्या भी कह सकते हो, इनको संयुक्त संख्या भी कह सकते हो, संयुक्त कंपोजिट नंबर। अब पूछा जाए समाविष्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो हमें 4 बताना है, क्योंकि 4 में 4 का तो जाता है और 1 का जाता है, तो ये तो सभी में जाएगा, चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो। लेकिन 4 में तीसरी संख्या 2 है, उसका भाग जाता है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सभी भाज्य संख्या होती है। 16, 18, 20, 21, ये सभी भाज्य संख्या होती है। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी रूढ़ संख्या 2 बताइए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। को प्राइम नंबर होते हैं सहभाज्य संख्याएं, 2 संख्याएं होती हैं। सहभाज्य वे 2 संख्याएं होती हैं जो किसी एक संख्या से नहीं कटती, अर्थात जिनका एचसीएफ, या मैं कहूं कि जिनका महत्तम जब निकालेंगे तो महत्तम नहीं निकलेगा, और जिनका महत्तम नहीं निकलेगा उनका महत्तम 1 होता है, यानी कि दोनों केवल 1 से कटेंगे। मोटी बात यह है, वे 2 संख्याएं जो केवल एक से कटेंगे, 1 से, जिनका एचसीएफ नहीं निकलता, जो किसी एक संख्या से नहीं कटती दोनों, और एक संख्या नहीं कटती इसका महत्तम नहीं निकलेगा, और महत्तम नहीं निकलेगा तो उनका महत्तम 1 रहेगा, और जिनका महत्तम 1 है वे दोनों सहभाज्य संख्या होती है। त्रिभाज्य भी बोलते हैं, त्रिसहभाज्य भी बोलते हैं। तो त्रिसहभाज्य में 3 संख्याएं होती हैं और सहभाज्य में 2 संख्याएं होती हैं। अब मैं कहूं कि 1 से 25 तक जब संख्याएं लिखते हैं तो ये बता दो इसमें रूढ़ संख्याएं कितनी है, अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा समय बचाने के लिए। 1 से 25 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से 25 में 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसे गिनेंगे तो समय लगेगा। 1 से 50 में याद रखना है 15 होती हैं। 1 से 70 में 19 होती हैं, ठीक है। और 1 से 100 तक संख्याएं लिखोगे तो रूढ़ संख्याएं 25 होती है। अब मैं कहूं कि 70 और 100 के बीच, 70 और 100 के बीच कितनी रूढ़ संख्याएं हैं, तो 6। कैसे? 1 से 70 में भी 9 दैट 19 होती है, 1 से 100 में 25 होती है, तो इन दोनों के बीच में 25 में 19 घटाओगे तो दोनों के बीच में 6 संख्याएं, 6 संख्याएं रूढ़ संख्या होती है। एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैं कहूं कि प्रथम जो 4 संख्याएं हैं, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हैं या रूढ़ संख्याएं हैं, तो इनका योग पूछा जाए तो तुम्हें 17 बताना है, ये याद रखना है। क्योंकि ये 4 संख्याएं जोड़ोगे, 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17। यदि प्रथम 5 अभाज्य संख्या को योग पूछे तो 28 बताना है, 6 अभाज्य संख्या को योग पूछे तो 41 बताना है, 7 का पूछे तो 58 बताना है, 8 का पूछे तो 77 बताना है, और यदि 9 अभाज्य संख्याओं का योग पूछे तो 100 बताना है,
और 10 अभाज्य संख्याओं का योग 129 होता है। अब चूंकि हम लिख के और इनको जोड़ेंगे, समय जाया करेंगे, तो ये कोई चीजें ऐसी हैं आज के कंपटीशन में कि हमें याद ही रखनी पड़ती है। तो एक प्रथम 4, 5, 10 तक याद रख लो बस। अगर 11 का पूछा जाए, बाय द वे 11 का पूछ लिया, तो 10 तक तो भी हमें याद है 129 है। और 11वीं संख्या कौन सी हो गई, उसके बाद 29 के बाद 11वीं 31 हो गई, 37 हो गई, तो इसमें 31 और जोड़ देंगे बस। एवरेज भी पूछा जाए, 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, तो औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यदि 5 का योग याद है हमें 28 है, तो एवरेज निकालने के इसमें 5 का भाग दे देंगे, 5.6, ये उसका औसत आ जाएगा। ये चूंकि औसत में बताऊंगा मैं तुम्हें ये बातें। और सहअभाज्य संख्या मैंने बताई थी, वो दो संख्याएं जो किसी एक संख्या से नहीं कटती। जब इनका महत्तम निकालोगे तो महत्तम नहीं निकलेगा, और जिनका महत्तम नहीं निकलता उनका महत्तम 1 होता है, क्योंकि 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है। तो सहअभाज्य वे संख्याएं जिनका महत्तम 1 होता है, या दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटती। जैसे मैं कहूंगी निम्न में से सहअभाज्य बताओ, एक जोड़ा आपको ऑप्शन में दे दिया 18, 25, तो ये सहअभाज्य है, क्योंकि इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें 5 का जाता है। दोनों संख्या एक संख्या से नहीं कट रही, इसका मतलब इनका महत्तम नहीं निकलेगा, और इनका महत्तम आएगा 1, और 1 आएगा तो ये सहअभाज्य संख्या होगी। एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि एक ऐसी संख्या है 1, एक ऐसी संख्या है जो न तो कंपोजिट नंबर होती है, एक को न तो भाज्य कहा जाता है, न तो भाज्य होती और न ही अभाज्य होती। एक न तो भाज्य होती है, न अभाज्य होती है। ठीक है। अब मैं कहूं कि 1 से 100 में अभाज्य संख्या कितनी है, तो 25। मैं कहूं कि 1 से 100 में भाज्य कितनी है, तो तुम कहोगे भाई 25 तो अभाज्य हो गई, 75 बच गई। तो ये 75 नहीं होंगी, ये होगी 74, क्योंकि 1 क्यों नहीं है, 1 न भाज्य है और न अभाज्य है। 1 न भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। एक न भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। नहीं आ रहा साहब है? अच्छा, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 7 की पावर 12 गुणा 5 की पावर 15 और गुणा 8 की पावर 10। इसमें कहूं कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, लिखो ये क्वेश्चन। जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो एक बात ध्यान रखनी है कि अभाज्य गुणनखंड में आधार को तोड़ा जाता है और घातों को जोड़ा जाता है। जो आधार 7 है ये 12 बार है, लेकिन 7 चूंकि अभाज्य है, 5 15 बार है, तो इसमें टोटल गुणनखंड देखेंगे तो जो अभाज्य जो टुकड़े हैं वो काउंट करेंगे बस। यहां 7 12 बार है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 8 अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है। तो इसको अभाज्य रूप में तोड़ेंगे तो 8 के टुकड़े होंगे, 3 टुकड़े हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 टुकड़े हो गए। अब ये 8 10 बार है, यहां 2 10 बार है, 2 10 बार है, 2 10 बार है। यहां 7 कितनी बार है, 12 बार है। ये 5 कितनी बार है, 15 बार है। और ये 2 कितनी बार है, 10 बार। ये भी 10 बार, ये 10 बार। तो कितने हो गए टुकड़े टोटल, 30। तो ये आ गए 30 और 15 45 और 55 और 2 57। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड 57 है। ठीक है। एक विशेष बात लिखो, बढ़िया बात है, आज की क्लास की बच गई, कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, कोई भी अभाज्य संख्याएं, चूंकि अभाज्य संख्या मैंने बता दी क्या होती है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या का जो स्क्वायर है, वर्ग है, इस वर्ग को यदि 24 से भाग दोगे, यदि 24 से भाग दोगे तो जो रिमाइंडर है, जो शेष है, वो हमेशा 1 रहेगा। कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, जैसे 11 अभाज्य है,
इसके वर्ग को यदि 24 से भाग दोगे तो भी एक शेष बचेगा। और बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, 17 अभाज्य संख्या है, इसमें 24 का भाग दोगे तो भी एक शेष बचेगा। मैं कहूं कि 13 का वर्ग जमा 17 का वर्ग जमा 31 का वर्ग जमा 37 का वर्ग, ऐसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, को यदि 24 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो सीधी सी बात है कि एक यहां बच गया, एक यहां बच गया, एक यहां बच गया, एक, टोटल यहां शेष बचेगा 4। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, एक क्वेश्चन अभी आया था एसएससी सीजीएल में कि तीन संख्याएं हैं और इन तीन संख्याओं का जो योग है वो 100 है, 100 है, और एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाएगा, 36 अधिक है, और तो इसमें संख्याएं पहली पूछ लें, दूसरी तीसरी कोई भी संख्याएं बतानी है। ये पूछ सकते हैं बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी कौन सी है। तो छोटी तो चूंकि हमें माननी है, टोटल 3 संख्याएं हैं, ठीक है। तो 3 संख्याएं हैं तो हमेशा एक संख्या वो ही माननी है आपको। आगे भी कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो तो जो सबसे छोटी वास्तविक संख्या होती है वो पहली संख्या वो ही माननी है तुम्हें। अब सबसे छोटी ये टोटल 3 संख्याओं का, ये 3 संख्याएं कौन सी है, ये 3 संख्याएं अभाज्य है, 3 अभाज्य संख्याओं का ये जो सिंबल होता है ना, ये इसको हंस पद बोलते हैं या फिर इसको त्रुटि पूरक बोलते हैं। त्रुटि पूरक हिंदी में भी ध्यान रखना, ये जो निशान वाई उल्टा करके करते हैं। तो यहां मैंने जल्दबाजी में लिख दिया 3 संख्याओं का योग, जबकि मैंने ये सिंबल लगा के आप इसको ऊपर या नीचे लिख सकते हो। अब ये सही हो गया, हमारी त्रुटि ठीक हो गई। इसका मतलब ये होता है कि छूटा हुआ पद दोबारा लिखना, इसका सिंबल लगा के ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो। तो 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, ठीक है। तो एक संख्या अभाज्य पहली सब छोटी क्या होती है, 2 होती है, मैंने अभी बताई थी, ठीक है। बाकी 2 संख्याएं बच गई, ये 2 संख्याएं बच गई। इनमें से कंडीशन है कि एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है। यदि एक x है तो दूसरी 36 अधिक, ये 36 2 संख्या हो गई। अब तो टोटल तीनों संख्याओं का योग 100 है। एक संख्या हमने 2 मान ली तो 2 निकाल दो, इसमें से बच गया 98, तो 2 का योग हो गया 98, 98। x और x 2x बराबर 98 माइनस 36, 2x बराबर 62, x बराबर आ गया 31। ये 2 यहां कोण में आएगा, तो एक संख्या आ गई 31 और 36 अधिक है, x का मान 31 आ गया, 31 और 36 67। तो बड़ी पूछे तो हमारा आंसर 67 रहेगा, बीच की पूछे तो 31 रहेगा, तीनों पूछे तो अलग अलग रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे करना है। तो संख्याओं से रिलेटेड सारी बातें हो गई हमारी। एक छोटी सी लास्ट बात बची है कि एक तो इवन नंबर होते हैं और एक ओड नंबर होते हैं। सम संख्याएं होती है और विषम संख्याएं होती है। तो सम संख्याएं वी नो दैट जिसमें 2 का भाग जाए, सबसे छोटी 2 होती है, 2 6 8 10 होती है। विषम जिनमें 2 का भाग नहीं जाए, 1 3 5 7 9 ये होती है, ये विषम संख्या होती है। ये इवन नंबर होते हैं और ये ओड नंबर होते हैं। तो इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो सम संख्याएं हैं, 2 सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाजित होता है। ये बात लिख लो, नोट कर ले। ये कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 2 सम संख्याएं हैं, लगातार वाली 2 जो सम संख्याएं हैं, इनके वर्गों का जो अंतर होता है, वर्गों का अंतर किससे विभाजित होता है, तो 4 से विभाजित होता है। कोई भी 2 सम संख्याएं लगातार वाले लोग, जैसे मान ले मैं कहूं कि 10 का वर्ग ले लिया, एक मैंने 8 का वर्ग ले लिया, तो 10 का वर्ग हो गया 100, 8 का हो गया 64, दैट इज 36। तो ये संख्या जो भी घटाने के बाद जो आएगी वो सदैव 4 से विभाजित होती है। और इसी तरह विषम संख्या का ध्यान रखना कि 2 विषम संख्याओं का वर्गों का अंतर 4 से एंड 8 से दोनों से विभाजित होता है। अगर ऑप्शन में 4 ना आए तो 8 आंसर है तुम्हारा, 4 से विभाजित होते हैं।
ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि दो विषम संख्या 11 का वर्ग 9 का वर्ग, तो 121 में से 81 घटाओगे ये बच गया 40, तो ये संख्या 8 से डिवाइड होती है, और जो 8 से होती है वो 4 से होती है। तो आज की क्लास में मैथमेटिक्स में केवल इसका ही अध्ययन करना है कि संख्याओं से रिलेटेड, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन और चलेंगे, आगे आगे बढ़ते रहेंगे। करंट जीके स्टार्ट करेंगे साथ। तो आज सबसे पहला टॉपिक हमें करना है भारत रत्न। देखो भारत रत्न, सबसे पहले भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न एक तो देश का, ये देश का पूछा जाए कि भाई देश का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न होता है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वो भारत रत्न होता है। ये प्रारंभ कब किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था 1954 में। भारत रत्न कब प्रारंभ हुआ तो तुम्हें ध्यान रखना 1954। एक तो जो अंतरिम सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालचारी को दिया गया था। सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे ये, यदि पूछा जाए कभी भी तो शिक्षा मंत्री, सबसे अंतरिम सरकार के सबसे पहले शिक्षा मंत्री सी राजगोपालचारी थे। एक दिया गया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में पूछा जाए तो एक तो 5 सितंबर को जो अध्यापक दिवस मनाया जाता है वो इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 5 सितंबर को अध्यापक दिवस, ठीक है। ये प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सीवी रमन, जिनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार विजेता, इन तीनों को 1954 में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। और एक विशेष बात होती है कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता। हर साल, हर एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। तो जब ये प्रारंभ हुआ 1954 में, तीनों को दिया गया था। प्रथम शिक्षा मंत्री थे राधाकृष्णन। 5 सितंबर अध्यापक दिवस मनाया जाता है इनकी जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है। ये प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। सीवी रमन, भौतिकी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद अब तक भारत रत्न कितने व्यक्तियों को मिला है? तो तुम्हें 48 व्यक्तियों को मिला अब तक ये 48 व्यक्तियों को मिला है। कितने ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया, मरने के बाद दिया गया? तो 16 ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। 16। एक विशेष बात, भारत रत्न में किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाती। इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं? तो इसमें राशि नहीं दी जाती, केवल ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो राजनीति, कला, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? एक तो राजनीति के क्षेत्र में दिया जाता है, एक कला के रूप में दिया जाता है, एक कोई भी खेल है, उत्कृष्ट खेल भावना होती है जिसके पास, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ये खेल में केवल एक ही खिलाड़ी को मिला है, 2014 में मिला है सचिन तेंदुलकर को। खेल में तो सचिन तेंदुलकर को मिला है 2014 में। और ये भारत रत्न कौन देता है? ये भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये जो भारत रत्न है ये दिया जाता है। ये 2000 सबसे अंत में, अब 2019 के बाद नहीं दिया गया है, 2019 में दिया गया था ये।
2019 में किसको दिया था? एक तो भूपेन हजारिका को, भूपेन हजारिका को दिया था। उसके बाद ये दिया है प्रणब मुखर्जी को, और जो तीसरा है वो नानाजी देशमुख। अब की बार 2023 में भारत रत्न 2023 में मीडिया के अनुसार प्रस्तावित है ये है फरमान हसन खान। फरमान हसन खान इनको दिया जाएगा, इसको प्रस्तावित कर सकते हैं। ये भारत रत्न कब दिया जाता है? ये हमेशा 26 जनवरी को दिया जाता है, 26 जनवरी। अब तक कितने विदेशियों को दिया गया है भारत रत्न? तो 2 विदेशी हैं, एक तो अब्दुल गफ्फार खान और एक नेल्सन मंडेला, जो विदेशियों को दिया गया है। भारत रत्न में प्रथम महिला जिसको भारत रत्न मिला है तो इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर भारत की, और ये दिया गया है 1971। यह एक छोटी सी बात और लिख लो कि एक और दिया जाता है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के नाम से है, अलग से है ये, अंबेडकर के नाम से है ये। 13वां ये योगीनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी नाथ या योगी आदित्यनाथ। कब का है ये 2023 का वर्तमान, ये इसी में अलग से। फिलहाल जब तक मैथ पढ़ेंगे हम करंट जीके का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि आजकल टेक्निकल जीके एग्जाम में आती है। एक छोटा टॉपिक लिखो, BPR&D, ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये होता है पुलिस अनुसंधान एंड विकास ब्यूरो। सबसे पहले ये कार्य क्या करता है BPR&D, इसका कार्य लिखो। इसका कार्य होता है, इसका उद्देश्य होता है, इसकी स्थापना क्यों की जाती है कि पुलिस बलों के जो आधुनिकीकरण है, पुलिस जितने भी पुलिस बल होते हैं इनके जो आधुनिकीकरण होता है उसके बारे में भारत सरकार, जो भी पुलिस बल होते हैं उनके आधुनिकीकरण के बारे में, उसके बारे में भारत जो सरकार होता है उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, 1970। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
BPRND। इसका जो वर्तमान में महानिदेशक है, मेरे ख्याल से वर्तमान में ही है, या वर्तमान में फिलहाल कौन है, VS कौमुदी है, VS कौमुदी है। ये संस्था, ये जो BPRND, ये जो संस्था है, ये गृह मंत्रालय की संस्था है। BPRND पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। एक लास्ट बात आज की क्लास की, कि आज 10 अक्टूबर को वर्तमान में आज 10 नवंबर, आज जो 10 नवंबर है, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऐसा पूछा जाए कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्यों है मनाने का? इसका उद्देश्य क्या है कि ये विज्ञान के प्रति या शांति और विकास के लिए मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है शांति और विकास के लिए मनाया जाता है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे। धन्यवाद।